नमस्कार दोस्तों। मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना साइंस एजुकेटर। आपको ये पता है कि सीबीएसई ने 2025-26 सेशन के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर दिया है। और जब इस क्वेश्चन पेपर को सैम्पल क्वेश्चन पेपर को जब मैं रीड कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। मतलब जो रटने वाले बच्चे हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि एनसीईआरटी की जो पहले बोलते थे कि लाइन टू लाइन पढ़ लीजिए, आपको क्वेश्चन पेपर वहीं से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन पेपर आया है ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पेपर आया है। मतलब आपको कॉन्सेप्चुअली एकदम करेक्ट होने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए बच्चों, आज मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर का ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताऊंगा। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में ही हमको ये पता चल जाएगा कि सेक्शन ए बी सी में क्या क्या है। और आज हम लोग पर्टिकुलर केवल एक सेक्शन डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और फिर अगले वीडियो में इस तरह से पूरा क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करूंगा। तो चलिए एक बार इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जरा देख लें। तो साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह से डिजाइन किया है सीबीएसई ने। सेक्शन ए बायोलॉजी, सेक्शन बी केमिस्ट्री, सेक्शन सी फिजिक्स। बायोलॉजी है टोटल 30 मार्क्स की, केमिस्ट्री है 25 मार्क्स और फिजिक्स है 25 मार्क्स। हमें पता है थ्योरेटिकल एग्जाम 80 मार्क्स का होता है और बाकी का 20 प्रैक्टिकल एग्जाम, इंटरनल एग्जाम होता है। ठीक है, अब देखिए इस बायोलॉजी वाले सेक्शन में 1 मार्कर क्वेश्चन है 9। आप देख सकते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन कितने हैं? 9 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे ये। 2 मार्कर क्वेश्चन है 3। देखिए यहां पर मैंने लिखे हैं मार्क्स, यहां पे मैंने लिखा है नंबर। ठीक है, अब आपके लिए आसानी होगी। 2 मार्कर क्वेश्चन 3 है, 3 मार्कर क्वेश्चन 2, 4 मार्कर क्वेश्चन। 4 मार्कर क्वेश्चन एक केस बेस्ड स्टडी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से मैंने ये पूरा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने रखा है। आप वीडियो को पॉज करके या टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका लिंक दे दूंगा, मैं आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए, तो मैं अब यहां आज जो डिस्कस करूंगा वो सेक्शन बी केमिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे हैं, मतलब दिल खुश हो जाएगा। जो बच्चे कॉन्सेप्चुअली करेक्ट होते हैं, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उनके हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा है। और जो रटने वाले हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ जाइए, आपका क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, ये उस पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर बिल्कुल नहीं है। आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा। चलिए, तो देखिए सबसे पहले देखूं मैं आपके सामने, ये मैंने क्वेश्चन पेपर रखा है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। देखो ये सेक्शन ए है, सिंपली सेक्शन ए पूरा बायोलॉजी का है। आज मैं आपके सामने केवल सेक्शन बी केमिस्ट्री वाला पोर्शन में जो है डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं सीधे उस पर आता हूं। देखिए सेक्शन बी पर, यहां से देखिए ये है सेक्शन बी। मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर दूं। आई थिंक अब आपको ये थोड़ा सा विजिबल हो सारे क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन पेपर विजिबल है कि नहीं स्क्रीन पर। जी, ये क्वेश्चन पेपर विजिबल है स्क्रीन पर। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप वो देख सकते हैं। चलिए, तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर, देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, केमिस्ट्री सेक्शन का पहला क्वेश्चन नंबर 17 बनता है। यहां पर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट रेडॉक्स रिएक्शंस। आपको पता होना चाहिए रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होते हैं। साइमल्टेनियसली मतलब कि अगर मान लीजिए 2 रिएक्टेंट हैं तो एक का रिडक्शन होगा और एक का ऑक्सीडेशन होगा। इन दोनों को मिला के देखो, रिडक्शन का रेड लेते हैं और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, तो ये बन जाता है सिंपली रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आपको ये इक्वेशन दे रखी है। देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 आपको दे रखी है, दैट इज Fe2O3। मैं यहां लिख देता हूं। देखिए अच्छा, मैंने ये इसको स्लाइड पे नहीं बनाया, मैं चाहता इसकी पीपीटी बना देता आपके लिए, लेकिन
आपको वो पेपर का फील भी आना चाहिए कि पेपर में ये क्वेश्चंस किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, आपको लगेगा कैसा ये क्वेश्चन पेपर। इस वजह से मैंने ये पूरा पीडीएफ वहीं से लिख लिया है। अब देखो Fe2O3 प्लस 2Al, ठीक है, और फिजिकल स्टेट भी मेंशन है, आप भी मेंशन कर दीजिए। और आपको दे रखा है ये Al2O3 सॉलिड प्लस Fe, और Fe के आगे लिख दिया है इन्होंने P, यहां पर P लिख दिया, मतलब ये P आपको फाइंड आउट करना होगा, और साथ में बहुत सारी हीट निकल रही है। अच्छा, अगर ये मैं बता दूं किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये हम लोगों ने वहां पे एक रिएक्शन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, थर्माइट रिएक्शन, ये वही क्वेश्चन है ये। यहां पे देखिए एल्युमिनियम और इस आयरन में दिस एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव, आपको पता है वो रिएक्टिविटी सीरीज, अगर नहीं पता है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज का। तो दिस एल्युमिनियम विल रिप्लेस दिस आयरन, और ये रिएक्शन हो जाती है। आपको ये बताना है पहले तो कि ये पी क्या है यहां पर, ठीक। तो इस पी को फाइंड आउट करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर कितने आयरन आ रहे हैं, 2, तो यहां पर भी आयरन कितने आने चाहिए, 2। तो इसका मतलब पी की वैल्यू तो आपको 2 मिल गई, ये तो बैलेंसिंग से आपने पता कर ली। अब जरा देखें ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन है कि नहीं, आप खुद देखिए Fe2O3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe में, और हो क्या रहा है यहां पर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो मैं रेड लिख देता हूं इसका। और एल्युमिनियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए Al2O3 में, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहे हैं भाई यहां पर, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है, और पी की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, 2 आ गई है। अब इक्वेशन 2 को देख लीजिए आप, इक्वेशन 2 आपको दे रखी है C4H10, ये गैस में है, और ये बैलेंसिंग करके 2 हमको दे रखा है, प्लस 13O2, और आपको दे रखा है यहां पे, इसको हीट किया गया है 8CO2 प्लस QH2O। आपको ये इक्वेशन दे रखी है, एक बार देख लीजिए आप इधर, देखिए ये। अच्छा, C4H10 ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और हो क्या रहा है यहां पर सिंपल इस एल्केन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन इज कॉल्ड कंबशन। तो आप देखिए यहां पर कितने कार्बन, अच्छा जब भी आप ऑर्गेनिक रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ये सीक्वेंस है, हमने वहां पढ़ा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। देखिए आप कितने कार्बन आ रहे हैं, 8, तो आपको 8 कार्बन मिल रहे हैं यहां पर, देखिए। अच्छा, कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं ये पता करिए, 2 और ये 10, 20, तो आपके पास 20 हाइड्रोजन आने चाहिए। देखिए 2 यहां पर है और 10 यहां पर है, 20 हाइड्रोजन। यहां पर क्या करना पड़ेगा, Q में 10 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, आप देख लीजिए, तो 10H2O आपके पास। अब एक देखिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कार्बन से क्या जुड़ रहा है यहां पर, तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इधर ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O में, तो सिंपल ये भी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है, और P और Q की वैल्यू आपको मिल गई है। अब ऑप्शन पर आ जाइए, देखिए पहली बात तो दोनों इक्वेशन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है, यस, बोथ इक्वेशन 1 एंड 2 आर रेडॉक्स। P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू 10 है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अगला देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है आपके पास, मैं इसको आगे वाली स्लाइड में देखें तो ये क्वेश्चन हट गया वहां से, मुझे इसको जूम करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पर मैं जूम कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 18 पर, और इनको मैं हटा देता हूं। ये ऊपर वाली जो राइटिंग है वो इस पर आ गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, ठीक है, और आप ये नोट कर चुके हैं, और मैं यहां पर इसको हटा दूंगा, तभी हम लोग आगे कुछ लिख पाएंगे इस पर, तो मैं इसको हटा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए। 4 स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स
विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर लिस्टेड। क्वेश्चन क्या है पहले समझ लीजिए। आपको कुछ ऑक्साइड्स दिए जाएंगे, ठीक है, ऑक्साइड्स, और इनकी रिएक्शन किसके साथ की जाएगी? डाइल्यूट HCl के साथ और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में सॉल्यूशन, लाइक दिस। इस तरह से ही ऑक्साइड्स हैं। अब आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से जो करेक्ट होगा, या क्या पूछा है हमसे, करेक्ट ऑप्शन हमसे पूछे। देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? ये है एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर का। क्या है इसमें? देखिए, आपसे पूछा गया है कि किस, ये जो आपको ऑक्साइड दे रखे हैं, एल्युमिनियम के ऑक्साइड देखो जरा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होगा? Al2O3। फिर आपको दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड, ये देखिए, जिंक ऑक्साइड ZnO, और फिर दे रखा है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, आप समझिए, Al2O3 मेटल, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम मेटल है, जिंक मेटल है, सल्फर क्या है? नॉन मेटल। तो आप एक चीज तो पहले ये पता कर लीजिए कि नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। और मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के हैं, तो ये किसके साथ रिएक्शन करेंगे? एसिड के साथ। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है। ये इंफॉर्मेशन हमको मिल गई। अब हम ऑप्शन अपने चेक करते हैं। देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, अभी बताया मैंने। Al2O3 और जिंक ऑक्साइड, ये ऐसे ऑक्साइड हैं जो मेटल, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। अगला देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड खुद बेस है, तो बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। अब देखिए, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड भी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों हो गए आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। थर्ड, फोर्थ बार जाओ, सल्फर डाइऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विद आइदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये गलत है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड खुद एसिड है, तो एसिड है तो किसके साथ कर लेगा? बेस के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो आपके पास कौन कौन से दो स्टेटमेंट करेक्ट हो गए? देखिए, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। दैट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आप लोग पहुंचेंगे आंसर तक। देखिए, जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं वो तुक्केबाजी लगाते हैं कि पहले वाले क्वेश्चन का फर्स्ट कर दिया है तो मैं इसको सेकंड कर देता हूं। अगर आपके कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हैं तो आपको आंसर पहले से ही पता होगा। आप क्वेश्चन के साथ खेलोगे, जैसे हमने पहले यहां देख लिया कि ऑक्साइड है, कोई एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, कोई बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। आप ऑप्शन में आंसर नहीं ढूंढोगे, आपके पास पहले से आंसर होगा। ये अंतर होता है कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बच्चे के साथ में और जो रट के आता है उसके साथ में। जो बच्चा रट के आता है वो ऑप्शन में से आंसर ढूंढने की कोशिश करता है, और जो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होता है वो, उसको आंसर पता है, वो अपने आंसर को क्वेश्चन के अनुसार देखता है कि मैं कहां पर टिक करने वाला हूं। ठीक है, आगे बढ़िए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप। एन आयरन नेल इज एडेड टू ईच ऑफ द टू टेस्ट ट्यूब P एंड Q। देखिए, मैं क्या करता हूं, दो टेस्ट ट्यूब ले लेता हूं। ये देखिए, एक टेस्ट ट्यूब P है, एक टेस्ट ट्यूब Q है, और इसमें आयरन नेल डाल दी गई है। ये देखो, आयरन नेल है आपके पास, इसमें भी आयरन नेल डाल दिया आपने। चलिए, अब क्या है? कंटेनिंग एक्वस कॉपर सल्फेट एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। इसमें तो आपने मिला दिया है कॉपर सल्फेट। अच्छा, ये लिखा हुआ है ना कॉपर सेकंड, एक्चुअली में सेकंड जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, हम इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, दोबारा से बताऊं, कॉपर और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? सेकंड। इस सेकंड का मतलब होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉपर सल्फेट। फिर दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो एग्जामिनर कितना खेल रहा है आपसे, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बताइए। तो एग्जामिनर का मूड है, ये आपको चेक करना चाहता है कि आप सेकंड से कहीं घबरा तो नहीं रहे हैं। इधर क्या आने वाला भैया? ये आने वाला है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, और यहां मैंने रखा है आयरन,
और यहां मैंने रखा है आयरन। ठीक है, अब आप ऑप्शन पे बाद में जाइए, अब पहले जो कॉन्सेप्ट आपको पता है वो मैं आपको बता देता हूं एक बार दोबारा से। आयरन और कॉपर में विच वन इज मोर रिएक्टिव? आयरन। तो आयरन क्या करेगा देखना जरा, Fe जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से, Fe जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से क्या हटा देगा? कॉपर को हटा देगा, और डिपॉजिट क्या हो जाएगा? कॉपर। मतलब इस सिल्वर की रॉड के इस आयरन की नेल के ऊपर, इस आयरन नेल के ऊपर यहां क्या डिपॉजिट होने वाला है? कॉपर डिपॉजिट होने वाला है। कॉपर कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है भैया, ब्राउन कलर का। अब इधर आ जाओ, Fe किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? Fe रिएक्शन कर रहा है AgNO3 के साथ में। ये देखिए, अब Fe इज मोर रिएक्टिव देन Ag, क्या बना देगा? FeNO3, और साथ में Ag का डिपोजिशन होगा। देखिए यहां Ag का क्या हो जाएगा? डिपोजिशन। अब ऑप्शंस पर आ जाइए अपने, जो ऑप्शन है आपके पास देखते हैं। पहला है इन टेस्ट ट्यूब पी आयरन नेल इज कोटेड विद ब्लू कोटिंग। ना जी ना, पी में कॉपर सल्फेट और कॉपर का ब्राउन कलर होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर होता है। देखिए आप, कॉपर सल्फेट का जो एक्वा सॉल्यूशन होगा वो आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा, लेकिन कॉपर का जो इंडिविजुअल कलर होगा वो ब्राउन कलर का कलर होगा। ठीक है, तो ये पहला वाला तो गलत हो गया। आयरन नेल इज कोटेड विद ब्राउन कोटिंग इन टेस्ट ट्यूब पी, ये ठीक है बात। सिल्वर कोटिंग इन टेस्ट ट्यूब क्यू, ये स्टेटमेंट ठीक है। देयर इज नो रिएक्शन, हटा दीजिए, देयर इज नो रिएक्शन, हटा दीजिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये है। ठीक, अब आ जाइए 21, क्वेश्चन नंबर 21 पर। मैं इसको और जूम कर देता हूं, चलिए, और इसको मैं कर देता हूं सेलेक्ट और डिलीट, ये तरीका सही है। चलिए भाई, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखें जरा, मिथाइल ऑरेंज इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रो। अच्छा पहले तो ये बताइए, मिथाइल ऑरेंज जानते हैं कि नहीं जानते? मिथाइल ऑरेंज एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में लिया है आपने, बता देता हूं पहले। मिथाइल ऑरेंज, अच्छा ये सैंपल पेपर डिस्कशन में कर रहा हूं कि आपको पढ़ना कैसे है एक्चुअली में। ये आप लोग करोगे, आपको तो सारी चीज, आप तो प्रिपरेशन से जाओगे, आप तो क्वेश्चन पढ़ोगे और टिक करोगे। हम तो यहाँ क्वेश्चन पेपर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मिथाइल ऑरेंज है भैया, देखो ये, ठीक है। इसका न्यूट्रल कलर कैसा होता है? कहां मिलेगा ये क्वेश्चन मिलेगा एसिड बेस सॉल्ट में। न्यूट्रल कलर क्या होता है मिथाइल ऑरेंज का? भैया ऑरेंज कलर होता है। कैसा कलर? ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। और अगर आप इसको एसिड में डालते हो तो ये रेड कलर देता है, किसमें? एसिड में। और अगर आप इसको बेस में डालते हो तो कैसा कलर देगा? येलो कलर देगा। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से है। आप कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हैं और एमसीक्यू जो उसके ऑप्शंस होते हैं उनको पढ़कर और भूल जाते हैं उन चीजों को कि यार मैं ये पढ़कर आया था, ये सही है कि गलत है। आपको पहले से पता होना चाहिए। एमसीक्यू में से ऑप्शन में से आंसर ढूंढोगे तो गलत करके आओगे। चलिए अब देख लें जरा क्या सही कह रहा है ये। मिथाइल ऑरेंज इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो मिथाइल ऑरेंज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या कलर देगा? रेड कलर देगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस में क्या कलर देगा? बेस में येलो कलर देगा। अब ढूंढ लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक में रेड कलर देगा तो दो ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, ठीक है। बेस में येलो कलर देगा, ये रहा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात आ रही है समझ में? चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21। इसको और जूम कर देते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 21। इसको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर विल हैव द हाईएस्ट पीएच वैल्यू। अब पीएच वैल्यू है इसका मतलब किस चैप्टर से रिलेटेड है? एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड है। अब एक चीज समझिए आप, ये जो पीएच की वैल्यू है ये यहां 0 से लेकर ये बीच में 7 और ये 14, यहां होता है एसिडिक, यहां होता है बेसिक और यहां होता है न्यूट्रल। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब किसी की पीएच जितनी ज्यादा होगी, भाई पीएच ज्यादा होगी, पीएच मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 14। और जो 14 के जितने पास रहेगा वो क्या होगा? बेसिक होगा। और अब एक चीज याद रखना, पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना एसिडिक होगा। अब आप देख लीजिए जरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर विल हैव द हाईएस्ट पीएच वैल्यू। हाईएस्ट पीएच वैल्यू का मतलब क्या है?
मोर बेसिक। भैया समझ में आ रहा है क्या लाला? मोर बेसिक, ठीक है। अब देखो जरा, मोर बेसिक कौन दिखाई दे रहा है आपको जो बेस होगा? एक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये लो MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लो भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्गर बेस, ग्रुप 1 मेटल है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पर इट विल हैव द हाईएस्ट पीएच। क्वेश्चन नंबर 21 का डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे पास अब कि व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पासेस थ्रू लाइम वाटर। तो सबसे पहले आप ये जानिए लाइम वाटर क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, और इसमें CO2 गैस पास की जा रही है, CO2 गैस पास की जा रही है, तो ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इनसॉल्युबल है। और अगर आप इसमें फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड और पास करते हो तो इट विल कन्वर्ट इनटू कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज वाटर सॉल्युबल। ये क्या होता है? वाटर सॉल्युबल, ठीक है। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए अपने, वाटर सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स टू वाटर सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी मिल गया आपको, CET पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 23। चलिए 23 पीछे जाना पड़ेगा, इसको और मैं जूम कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 और ऊपर, इन द रिएक्शन ऑफ, ये हटा देता हूं, देखिए स्लाइड केवल इसीलिए नहीं बनाई मैंने क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर वाला फील आप लोगों को नहीं मिलता। यहां से आपको क्वेश्चन पेपर वाला फील मिल जाएगा एक, कि क्वेश्चन पेपर ऐसा दिखता है। इन द रिएक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, जरा देख लो भैया, बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ये लो, प्लस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट ये लो भैया, Na2SO4 का एक्वस। और क्या पूछा जा रहा है आपसे? द एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्ड विल बी, अच्छा मतलब इसी रिएक्शन कराइए। किस चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है ये? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का क्वेश्चन ये हो सकता है। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव को नेगेटिव से बढ़ा दो, इसके नेगेटिव को पॉजिटिव से बढ़ा दो, क्या मिलने वाला है आपको? BaSO4 बेरियम सल्फेट, PPT बनाएगा, सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? 2NaCl एक्वस। क्वेश्चन ये पूछा है कि सॉल्यूशन क्या किसका बनेगा, तो दैट विल बी NaCl, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन क्या मिल गया आपको? डी मिल गया। अब ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, तो पहले मैं आपको बता दूं, देखो असर्शन रीजन क्वेश्चन में क्या क्या होता है। और अच्छा आपको हर बार ये पढ़ना जरूर पड़ेगा क्योंकि हर एग्जाम में ऑप्शन ए का मतलब अलग होता है, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग। यहां जो दे रखा है वो बताता हूं पहले, देखिए A and R true and R is the correct explanation, A and R are true, R is not correct explanation। नेक्स्ट देखिए, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, देखिए A is true and R is false, इस तरह से देखिए ऑप्शन दे रखा है आपको, देखिए असर्शन दे रखा है C4H8, C4H, अच्छा किस चैप्टर का क्वेश्चन होगा ये? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का क्वेश्चन होगा ये। C4H8 जरा यहां देख लो, C4H8 मतलब CnH2n, एल्कीन है ये, एल्कीन, ठीक है। फिर दे रखा है C4H6, C4H6 क्या हो गया? CnH2n -2, एल्काइन हो गया ये, एल्काइन। और क्या दे रखा है? C4H10, C4H10 ये हो गया आपका CnH2n +2, ये किसका है? ये एल्केन का है, देखिए जरा। तो एल्केन, एल्कीन, अल्काइन ऐसे है। ऑफ आर मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज, भैया देखिए होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है जो सेम जनरल फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। क्या C4H6 CnH2n को फॉलो कर रहा है? नहीं, तो इसका असर्शन ही गलत है।
एल्केन का जो होमोलोगस सीरीज बनेगी वो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये बनेगी। ठीक, रीजन क्या है? आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अरे जब असर्सन ही गलत हो गया, असर्सन इज फॉल। अच्छा रीजन को हम देखें जरा, C4H8, C4H6, ये सारे के सारे अनसेचुरेटेड है, रीजन सही है। असर्सन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए जरा, थोड़ा जूम कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए जरा। द फॉलोइंग एक्टिविटी इज सेटअप इन साइंस लैब बाय द टीचर। देखें जरा, ही क्लैम्प्ड एन एल्यूमिनियम, देखो ये जो है एक एल्यूमिनियम वायर है और यहां पे क्लैंप से इसको रोक दिया गया है। फिक्स्ड ए पिन, और यहां पर एक पिन लगा दी गई है, मान लो ये एक पिन है, ये लगा दी गई है और वैक्स से लगा दी गई है वो। देन ही हीटेड द वायर, यहां से वायर को हीट कर रहा है ये। अब आपको पता है देखो, हीट करेगा तो हीट का कंडक्शन होगा, तो मोम पिघल जाएगा, मोम पिघलेगा तो ये पिन जो है वो नीचे गिर जाएगी। ठीक है, देन ही हीटेड द वायर विद ए वर्नर फ्रॉम द एंड वेयर द वायर इज क्लैम्प्ड, स्टूडेंट ऑब्जर्व द पिन फॉल ऑफ। अब देखिए, इफ द टीचर रिप्लेसेस एल्यूमिनियम वायर बाई सिल्वर वायर, विल द स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन चेंज? जस्टिफाई योर आंसर। अब देखिए, एल्यूमिनियम क्या है? मेटल, और इधर सिल्वर क्या है? मेटल। तो मेटल कंडक्ट द हीट, तो ऑब्जर्वेशन में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा। फिर पूछ रहा है कि विल द एल्यूमिनियम वायर मेल्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए, एल्यूमिनियम वायर मेल्ट हो भी सकता है, अगर उसको बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो एल्यूमिनियम वायर विल गेट मेल्ट, वो मेल्ट भी हो जाएगा। एल्यूमिनियम जो है एक मेटल है, जो जैसे मैं आपको बताऊं, एल्यूमिनियम फॉयल आप लोगों ने सुना होगा, जो हम लोग खाना रैप करके लाते हैं वो एल्यूमिनियम ही है एक्चुअली। एल्यूमिनियम की थिन फॉइल्स हैं वो। अगर एल्यूमिनियम वायर आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर वो मेल्ट भी हो जाएगा। विल द एल्यूमिनियम वायर मेल्ट, तो आप ये लिखेंगे यस, इफ वी हीट इट टू मच देन इट विल गेट मेल्ट। चलिए, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अटेम्प्ट। अच्छा, हम क्या करेंगे यहाँ पे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो चाहे वो चॉइस वाला क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एन एलिमेंट एक्स इज स्टोर्ड इन कैरोसिन। देखिए यहां पर कोई एलिमेंट है एक्स, आप उसको कैरोसिन में स्टोर करते हो। किसमें? कैरोसिन में। तो कैरोसिन में स्टोर किया जा रहा है, इसका मतलब ये मेटल कैसा होगा? मोर रिएक्टिव होगा। आगे और देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। मोर रिएक्टिव होगा एंड कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर यूजिंग ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये क्वेश्चन हो गया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर का। जो मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसे मेटल होते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। आप उनको रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद रिड्यूस नहीं होते। तो दूसरी लाइन ये प्रूव कर रही है कि ये जो मेटल है वो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में से किसी का है। फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड, आप जानते हो मेटल जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन नॉन मेटल है। अब कह रहा है कैन वी स्टोर एक्स इन वाटर? नहीं, एक्स इज मोर रिएक्टिव। इफ वी पुट इट इन वाटर देन इट विल गेट रिएक्ट विगरसली विद वाटर, पानी के साथ विगरसली रिएक्शन करेगा ये। आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स, नेम द प्रोसेस यूज्ड एंड राइट द इक्वेशन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स ओर। ये क्वेश्चन पूछा गया। तो डेफिनेटली दिस एक्स इज सोडियम। पहली बात तो ये समझिए आप, सोडियम की रिएक्शन हो रही है क्लोरीन के साथ, तो ये आयनिक कंपाउंड बना देगा 2NaCl। कोई दिक्कत बताइए? 2NaCl बना देगा। अब इस क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आप इसको रिड्यूस करके नहीं बना सकते, हमें पता है, लेकिन अगर आपको सोडियम क्लोराइड से मेटल ऑब्टेन करना हो तो क्या करेंगे आप? तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करोगे। देखिए आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। देखें जरा, ये मेरे पास एक बीकर है, ठीक, इसमें NaCl रखा हमने, ये NaCl रखा है, ये बैटरी, बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड, नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड। चलिए अब देखो जरा,
ये अच्छा, हमने यहां पर मोल्टन NaCl लिया है, याद रखना, मोल्टन लिया है, पिघला हुआ, इसमें पानी नहीं है। अगर आप पानी ले लोगे यहां पे तो Na+ नहीं मिलने, सोडियम नहीं मिलने वाला आपको, याद रखना। आप यहां क्या लोगे, मोल्टन NaCl। तब देखो Na+ कहां पहुंचेगा, कैथोड पर। अब यहां पर ये रिड्यूस होकर इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, सोडियम का डिपोजिशन हो जाएगा यहाँ। और अब आप जानते हैं Cl- कहां पहुंचेगा, Cl- पहुंचेगा एनोड पर। ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये हाफ Cl2 यहां बना देगा। तो आपको क्या मिलने वाला है, सोडियम कहां पर, कैथोड पर। क्या करोगे आप, इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए अब इसकी चॉइस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या है चॉइस में। थोड़ा सा और जूम करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका बी वाला पार्ट हमको देखना है, मैं इसको हटा देता हूं। देखिए, द डोम्स ऑफ द डोम्स ऑफ मैनी बिल्डिंग इन यूरोप। अच्छा, डोम्स मतलब जो ऊपर जैसे हमारे यहाँ पे किले बनाए जाते हैं, उस पर छतरियां बनाई जाती हैं, यूरोपियन कंट्रीज में डोम्स बनाए जाते हैं कॉपर के, है ना, कॉपर के बनाए जाते हैं। दिस डोम्स अपीयर ग्रीनिश इन कलर। अब ऐसा होता है, देखिए आप जानते हो कॉपर का क्या होता है, कॉपर टार्निश हो जाता है, कोरोजन होता है कॉपर का। क्या होता है, देखो कॉपर जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट। तो आप इन दोनों को मिला के कहते हो बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। किस चैप्टर का क्वेश्चन है भैया, ये मेटल एंड नॉन मेटल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी वजह से वो ग्रीनिश कलर आपको दिखाई देता है, ठीक है जी, ग्रीनिश कलर। अब देखिए आप, वाई डू द डोम्स अपियर ग्रीनिश दो कॉपर इज ऑरेंज रेड इन कलर। तो मैंने बता दिया रीजन, कॉपर रिएक्ट विद वाटर, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट बनाता है ये, ठीक है। अब आ जाइए, इन योर ओपिनियन शुड द कॉपर डोम्स बी रिप्लेस्ड बाई आयरन डोम्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है निकल के, भैया देखो अगर आप आयरन लगाओगे तो आयरन भी तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके रस्टिंग होती है, उसमें Fe2O3 बन जाएगा, .XH2 रस्ट का फॉर्मूला होता है ये। अब आयरन जो होता है वो रस्टिंग के बाद में कोरोड हो जाता है, जंग लग जाती है उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आयरन धीरे 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 वहां से डिग्रेड होगा, लेकिन कॉपर में ये प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी ग्रीन की, तो वो इतनी जल्दी कोरोजन, मतलब फर्दर उसमें कोरोजन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि आयरन में तो जंग लगे हुए लोहे में और भी फर्दर जंग लगती रहती है। अब यहां देखें हम, डोम यूज टू बी मेड फ्रॉम थिन शीट ऑफ मेटल, वाई डिड द एंशियंट आर्किटेक्ट यूज कॉपर। कॉपर थोड़ा एस्थेटिक लुक देता है, कॉपर का जो ब्राउन कलर है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑरेंज रेड, थोड़ा सा एस्थेटिक कलर देता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है बड़े लेवल पे, जब बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बनती हैं कॉपर की, वो अच्छी लगती हैं इस वजह से। अब नेक्स्ट देखिए, आपके पास अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 27 है ये। देखिए, अमृता इलेक्ट्रोलाइज्ड देखिए, अमृता इलेक्ट्रोलाइज्ड distilled water using the setup shown in figure. She was expecting two gases to be evolved at anode and cathode respectively. मैं अगली स्लाइड्स पर आता हूं, फिर हम लोग इस पर बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन था वो, मैं इसको यहां खिसका देता हूं और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है ये, अच्छा ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में आता है ये। देखिए अब ये डिस्टिल वाटर इसने यूज किया है, ये पूरा सेटअप वही है। सडनली सी रियलाइज दैट बल्ब इन द सर्किट डिड नॉट ग्लो। उसने क्या किया कि पूरा सेटअप बनाया, बल्ब वगैरह लगा दिया, लेकिन बल्ब जो है ग्लो नहीं कर रहा है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, आप तो अच्छे स्टूडेंट हो पढ़ने वाले, ये लड़की पढ़ने वाली नहीं थी तो नहीं जान पाई बेचारी। देखिए क्या क्या है इसमें, डिस्टिल्ड वाटर में आयंस नहीं होते, और आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए किसी सॉल्यूशन में आयन का होना बहुत जरूरी है, और डिस्टिल्ड वाटर में वो आयंस नहीं होते हैं, इसीलिए वो कंडक्ट नहीं करेगी इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब नहीं चलेगा। फिर देखो, सडनली सी रियलाइज दैट द बल्ब इन द सर्किट डिड नॉट ग्लो,
फिर उसने क्या किया, अब गलती समझ में आ गई उसको अपनी। आफ्टर दिस रियलाइजेशन सी एडेड ए सब्सटेंस टू द डिस्टिल्ड वाटर फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस टू टेक प्लेस। अब उसने उसमें कुछ डाला है। अब क्या डाला है वो देखते हैं हम लोग। ये इंफॉर्मेशन उसने नहीं दी है, क्या डाला है। अब पूछ रही है कि जब हम इसमें कोई सब्सटेंस डालते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब मैं आपको देखिए, अब यहां पर एग्जामिनर का आइडिया देखो, दिमाग देखिए एग्जामिनर का, बहुत अच्छा काम किया है इसने। देखना ध्यान से, ये मेरे पास एक बीकर इसी तरह का सेटअप है, कुछ मैं और सिंपलर बना देता हूं। ये डिस्टिल्ड वाटर था और यहां पर ये बैटरी, ये कैथोड, एनोड कैथोड, ऐसे देखिए, दिस एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव, लिख देता हूं एनोड एंड दिस इज कैथोड। कोई दिक्कत? चलिए भाई, अगर ये सिंपल डिस्टिल्ड वाटर लिया जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। मान लीजिए मैंने इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद इट विल गेट डिसोसिएटेड इनटू H+ एंड OH-। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने पानी में क्या डाला है, डाइल्यूट H2, ऊपर से H2SO4 की एक ड्रॉप डाल दी है हमने, ठीक। अब ये आयोनाइजेशन हो गया यहां पर। अब आप जानते हो कैथोड पर कौन जाएगा, H+, तो H+ विल टेक इलेक्ट्रॉन, विल फॉर्म, अच्छा मैं 2H+ कर देता हूं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अब आपको ये पता है ये 2OH- कहां जाएगा, एनोड पर, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद में ये क्या बनाएगा, H2O, साथ में क्या बनेगी, हाफ ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये देखिए जरा, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर ऑक्सीजन गैस। अब इसने ये पूछा है क्वेश्चन देखो, विच सब्सटेंस वाज एडेड बाय अमृता टू डिस्टिल वाटर टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब वो डाइल्यूट H2SO4 की जगह पर अगर आपने मान लीजिए यहां पर नमक मिला दिया, NaCl मिला दिया, तो बहुत ध्यान से देखना आप, जब आप नमक मिलाओगे तो Na+ और Cl- भी तो इसमें डिसोसिएट होगा। भाई पानी आपने लिया है तो H+ OH- हो गया, और अगर आपने इसमें नमक और मिला दिया ऊपर से, तो नमक के भी तो कैटायन मिलेंगे और नमक के भी तो एनायन मिलेंगे आपको। अब बहुत सावधानी से सुनना बात को। अब एनोड पर OH- नहीं जाएगा। अगर आपने पानी में नमक डाला है तो कैथोड पर तो H+ गया, लेकिन एनोड पर अब जाएगा क्लोरीन, और ये क्लोरीन एनोड पर रिलीज होगा। तो आप ध्यान से देख लेना, अगर आपने H2SO4 यूज किया है तो हाइड्रोजन पर, कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर ऑक्सीजन। अगर आपने नमक यूज किया है तो कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज होगी, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है विजुअली इंपेयर्ड, लेकिन हम सारे क्वेश्चन देखेंगे, पूरा सैंपल पेपर क्वेश्चन डिस्कस करना है, सेक्शन वाइज सेक्शन। देखिए जरा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, देखो जरा भाई, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो ये है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, देखो हो क्या रहा है, ये जो जिंक ऑक्साइड चेंज हो रहा है जिंक में, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, दैट मींस रिडक्शन, ठीक है। और कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO में, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई, सिंपली ये रिएक्शन है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। और आप क्या देख सकते हैं, हाँ रिडक्शन रिएक्शन है। जिंक कार्बोनेट को हीट किया, देखिए जिंक कार्बोनेट को हीट किया, तो ये Zn, ये कौन सी हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर आ गया आपके पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 पर, ठीक। इसको मैं और जूम कर देता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 28, देखें सारा, इसको मिटा देता हूं, देखिए सारा took 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and added 2 drops of phenolphthalein। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, देखिए जरा पहले तो 2 ml of dilute NaOH, 2 drops और phenolphthalein। ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें NaOH है और आपने phenolphthalein इसमें ऐड किया है,
तो डेफिनेटली पिंक कलर आ जाएगा इसमें, क्योंकि फिनोफ्थलीन जो इंडिकेटर है वो एसिड में कलरलेस होता है, बेस आते ही उसका पिंक कलर आ जाता है। ये पिंक कलर आ गया इसका। द सॉल्यूशन टर्न पिंक इन कलर, शी एडेड डाइल्यूट H2SO4 टू द एबव सॉल्यूशन। अब इसने क्या किया है, इसमें H2SO4 मिला दिया है। H2SO4 कैसा, डाइल्यूट वाला। सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप अंटिल द सॉल्यूशन इन द टेस्ट टू बिकम, जब तक मिलाती रही है जब तक दोबारा से ये सॉल्यूशन कलरलेस ना हो गया। मतलब आपने क्या किया, पहले NaOH लिया था टेस्ट ट्यूब में, फिनोफ्थलीन डाली तो पिंक कलर आ गया उसका। फिर आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें H2SO4 ऐड किया तो धीरे धीरे एसिड और बेस दोनों बराबर हुए होंगे। वो जैसे ही फर्दर एक और ड्रॉप ऐड करिए आपने, तो वहां पर एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया, तो फिनोफ्थलीन कलरलेस हो गया यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि अब इस कंडीशन में H2SO4 के मोल्स ज्यादा हैं किससे, NaOH से। ठीक है, ये कंडीशन हो गई है। अब अगली स्लाइड देखें हम जरा, अगली स्लाइड देखिए। देखिए क्वेश्चन है, When Sara added a drop of NaOH to the solution, the color changed to pink। वही सेम वाली बात आ रही है। देखिए आपने क्या किया है, ये टेस्ट ट्यूब ली है, इसमें NaOH था, तो इसमें फिनोफ्थलीन डाली, पिंक कलर आ गया, पिंक कलर। आपने इसमें दोबारा इस पिंक कलर सॉल्यूशन में आपने ऊपर से H2SO4 ऐड किया। जब तक ऐड किया ये दोबारा से कलरलेस नहीं हो गया, कलरलेस नहीं हो गया। आपने फर्दर इसमें NaOH डाल दिया तो दोबारा से पिंक हो गया ये। तो कुल मिला के बात क्या चल रही है, फिनोफ्थलीन बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है, एसिडिक मीडियम में कलरलेस हो जाता है। अब इसने ये क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। क्या बोला है कि अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया जाता डाइल्यूट H2SO4 की जगह। ठीक है, अब आप जानते हो कंसंट्रेट H2SO4 क्या है, जिसमें पानी कम है और एसिड ज्यादा है, तो डेफिनेटली उसका अमाउंट कम लगेगा। जैसे आप मान लो यहां पर 40 ml आप यूज कर रहे थे H2SO4, अगर आप कंसंट्रेट H2SO4 यूज करोगे तो डेफिनेटली 40 ml से तो कम लगने वाला है। वही क्वेश्चन है, देखिए ये। तो कंसंट्रेट H2SO4 यूज करोगे तो 40 से क्या लगने वाला है, कम। डाइल्यूट H2SO4 ज्यादा यूज करना पड़ता है, कंसंट्रेट H2SO4 कम यूज करना पड़ता है। ठीक है, अगला देखो, इसी का बी पार्ट है। 20 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट H2SO4 वॉल्यूम 1 ml। आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए खुद से। और NaOH कितना यूज किया गया है, अगर 3 ml ऑफ H2SO4 उसने यूज करना था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली में। ये क्वेश्चन आता है आपका, मैं बताऊं 11th क्लास में एक लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट करके आता है, वो टॉपिक है ये। आप समझ लीजिए आपके 10th क्लास में आपसे पूछा जा रहा है, तो पेपर का लेवल बहुत अच्छे ना आने वाला है। और जो लोग केवल रटने वाली पॉलिसी अगर फॉलो कर रहे हैं तो भैया उसको चेंज कर दीजिए, नुकसान आपका हो जाएगा। चलिए इसको मैं ज़रा समझाता हूँ, और इसके बी पार्ट को समझाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ये है मेरे पास, देखिए ये है NaOH और ये लिया मैंने H2SO4। बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, NaOH का बेसिक किसकी वजह से हो रहा है, OH माइनस की वजह से। H2SO4 एसिडिक क्यों हो रहा है, 2H प्लस की वजह से। यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बेसिक से आपको एक OH माइनस मिल रहा है एसिड से। जैसे अगर आपने इसका मान के चलो 2 ml लिए थे, 2 ml, तो 2 ml OH आपको मिल गया यहां पे मान लीजिए। और यहां पे अगर आपने 2 ml H2SO4 लिया है तो ये कितना मिलेगा, 4 मोल H प्लस। बताइए आप खुद, 4 मोल H प्लस, जस्ट डबल हो गया ना आपके लिए। अब यहां पर ये कह रहा है कि अगर आपने NaOH कितना यूज किया है, देखिए यहां पे 3 ml ऑफ H2SO4 अगर आपने यूज किया, ध्यान से सुनना, 3 ml अगर H2SO4 आपने यूज किया है तो डेफिनेटली जस्ट डबल आपको NaOH लेना पड़ेगा, क्योंकि H2SO4 तो 2H प्लस रिलीज कर रहा है और NaOH एक OH माइनस रिलीज कर रहा है। तो हमेशा के लिए याद रख लीजिए, H2SO4 का अगर X वॉल्यूम है तो NaOH का 2X वॉल्यूम लगने वाला है। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 6 ml।
इसका आंसर होगा 6 ml। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। आपने H2SO4 का 3 ml लिया है तो 6 ml लगेगा उसका, बिकॉज इट रिलीज 2H प्लस आयन, इट रिलीज 1 OH माइनस आयन। नेक्स्ट, ये इसी का पार्ट है। देखिए इसमें और करके चॉइस करके दिया है तो हम इसको देख लेते हैं, इसी पार्ट को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखो सारा टेक्स 10 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है, adds 2 drop of phenolphthalein, then she add NaOH. Sarah observe a change in color after adding 20 drops of NaOH. What change in color would she observe and why? क्वेश्चन उसी टाइप से थोड़ा बदल दिया है। क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें H2SO4 है, उसमें फिनोफ्थिलीन डाला गया है। फिनोफ्थिलीन तो हम जानते हैं कि एसिडिक मीडियम में अगर आप फिनोफ्थिलीन ऐड करोगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप NaOH ड्रॉप बाई ड्रॉप बाई ड्रॉप बाई ड्रॉप ऐड करोगे तो उसका पिंक कलर आ जाएगा। ठीक, अब कह रहे हैं ये हो गया, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द एबव एक्सपेरिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड व्हाई द रिएक्शन इज। देखिए अब इसमें H2SO4 और NaOH इसकी रिएक्शन करके दिखानी है आपको। देखिए H2SO4 और NaOH की रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड है ये प्लस NaOH एक्वस। अब आप जानते हैं इसका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ेगा तो आप देखो H प्लस किसके साथ जुड़ने वाला है, तो आपको मिलने वाला है यहां पे 2H2O, 2H2O, ठीक है, प्लस अच्छा यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको और ये मिल जाएगा Na2SO4। तो ये तो हो गई आपके पास रिएक्शन। जब भी आप सल्फ्यूरिक एसिड एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये बन गया है सॉल्ट और ये बन गया है वाटर, कोई दिक्कत। अगला देखिए, अब पूछा है आपसे इसमें कि किस तरह की रिएक्शन है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यस, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां पर। देखिए हाइड्रोजन और Na+ दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली एक्सचेंज कर रहे हैं अपने पार्टनर को, तो ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और क्या पूछा है, अच्छा प्रेसिपिटेशन नहीं, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है, सोडियम सल्फेट या एक्वस में बनता है। सोडियम के सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, याद रखना, ठीक है, सोडियम के सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शन आ गया, करेक्ट ऑप्शन न्यूट्रलाइजेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। यस, इसके सी पार्ट का ए आ गया हमारे पास। अब आ जाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, अटेम्प्ट आ इधर ए और बी, हमें तो पूरा अटेम्प्ट करना है, पूरा पेपर देखेंगे हम तो। देखिए मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन है, देखिए ए हाइड्रोकार्बन विद द फॉर्मूला सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का क्वेश्चन है ये। ए हाइड्रोकार्बन विद द फॉर्मूला CXHY अंडरगोज कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन जानते हैं, कंप्लीट कंबशन मतलब जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतना दे दीजिए। एक्चुअली में ये कंप्लीट कंबशन की जगह होना चाहिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंबशन अगर हो रहा है इसका मतलब कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पर, ठीक है। आपको ये रिएक्शन दे रखी है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ X एंड Y। मैं यहां पर इसको देखिए लिख लेता हूं, फिर आपके अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ेगी। चलो ये तो बोर्ड एग्जाम है, अगर आप ओलंपियाड को भी दिमाग में सोच के चल रहे हैं, NTSE को दिमाग में सोच के चल रहे हैं, तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग आपको होना पड़ेगा। और जो शॉर्टकट होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, ये बेवकूफ़ बनाने के काम है। ये अच्छा बच्चा जो होगा, इंटेलिजेंट बच्चा होगा, कभी ट्रिक के सहारे नहीं चलता है, वो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करता है। देखिए आप, एक मेरे को दे रखी है रिएक्शन CXHY एंड 9O2, और ये रिएक्शन करके दे रहा है 6CO2 प्लस 6H2O,
6CO2 और 6H2। आपको x और y की वैल्यू बतानी है यहाँ पर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। आप ये जानते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है, कार्बन हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है यहाँ पर। तो अब आप एक चीज देखिए, आपको कितने कार्बन मिल रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में 6, तो डेफिनेटली रिएक्टेंट साइड में भी x की वैल्यू कितनी रही होगी, 6 रही होगी। मैं ऐसे लिख देता हूँ C6 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पर कार्बन के बाद हम लोग बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। यहां कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं देखो जरा, सी 6 × 2 12 आ रहे हैं। और आपके पास टोटल, अच्छा यहां पर 2 लिखा हुआ है पहले से, ये गलती है हमसे। देखिए यहां पर 2 लिखा हुआ है, वही चीज तो, ये 2 लिखा हुआ है पहले से। तो आपको यहां पर अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी, 3 होगी। अब बहुत ध्यान से देखना, हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 6 × 2 = 12, तो यहां पर भी कितने आने चाहिए टोटल। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6। देखो ये 2 और यहां पे 6 होगा तभी तो 2 × 6 = 12 होगा। तो x और y की वैल्यू मिल गई आपको। यहां पर x की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, x की वैल्यू 3 मिल रही है, y की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, 6 मिल रही है, ठीक है। अब गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। आपको मिल रहा है देखना C3H6, क्या होता है ये C3H6, किसको फॉलो कर रहा है ये, CnH2n को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स एल्कीन को CH3 CH CH2। क्या IUPAC नेम क्या हो गया इसका, प्रोपीन। क्या आप बता सकते हैं किस चैप्टर का क्वेश्चन होगा ये होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये आपके पास देखो पहला हो गया, सेकंड हो गया। ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर ये आपने फॉर्मूला बना दिया इसका। अब आप इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लो, देखो कुछ ऐसे, CH3 को आप ऐसे बनाइए, CH देखिए ऐसे, और यहां पर ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने के बाद आप क्या करिए, आप यहां इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखा दीजिए सिंपली। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, मतलब जहां भी बॉन्ड बने वहां पे 2-2 डॉट रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये बन गई इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइए, फिर हर बॉन्ड पे 2-2 बिंदियां रखते जाइए, वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गई इसकी। चलिए अगला है, नेम द एल्कोहल विच ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेट H2SO4 विल प्रोड्यूस द एबव हाइड्रोकार्बन। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, देख लो। आपको ये बोला गया है कि एल्कोहल को जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं एल्कोहल को, तो एल्कीन बनती है। मैं आपको एक देखो एक छोटी सी ट्रिक बता, एक छोटा सा आइडिया देता हूं। जब कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी कंपाउंड से पानी निकालना हो तो कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया जाता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो अब आपको देखो प्रोडक्ट दे रखा है ये वाला, अब ध्यान से देखना। तो एल्कोहल कौन सा होगा ये पूछा है आपसे। तो एल्कोहल देखो, एल्कोहल से H2O निकल गया है, H2O निकल गया है, और एल्कीन मिल गई है ये वाली। तो इसका मतलब इस एल्कीन में एक हाइड्रोजन और OH और लगा दीजिए आप। अगर मैं देखिए, अगर मैं इस एल्कीन में यहां पर OH जोड़ दूं और इस बॉन्ड को हटा के यहां पर H लगा दूं, तो जब मैं यहां से H और OH हटाऊंगा तो यही तो एल्कीन मिल जाएगी मेरे को, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 OH CH2। तो इसका मतलब ये वाला एल्कोहल कौन सा हो गया, देखो ये बॉन्ड हटा देंगे आप यहां से, ये बन गया प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल, ये एल्कोहल कौन सा हो गया, प्रोपेन 1 ऑल। क्लियर है यहां तक। चलिए अगला देखिए। अच्छा ये थे क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के, यही क्वेश्चन थे 29 तक, ठीक है। चलिए तो ये रहा हमारा सेक्शन बी का डिस्कशन, और अगले पार्ट में हम लोग बायोलॉजी का डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग फिजिक्स का डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं अगला वीडियो फिर बनाऊंगा। बच्चों याद रखना, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और रीडिंग हैबिट्स डालिए, सेल्फ स्टडी करने की हैबिट डालिए, तो ही आपका बेड़ा पार होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना है आपको, और फॉलो करते रहिए केमिस्ट्री विद नवीन सर। थैंक यू।